नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए खेमे को एकजुट करने में, मजबूत करने में जुटी हुई है। दो राज्य ऐसे हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है बिहार। यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर जो साथी हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन वो खुलकर सामने तो नहीं आ रही है कि आखिरकार बातें क्या हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने जो मामला है, जो माहौल है, वो ठीक नहीं है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ा महाराष्ट्र, क्योंकि चीजें बन नहीं रही थी। और जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए बिहार में भी खलबली है, यानी कि नीतीश कुमार इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं परेशान होंगे, ये समझ में आ रहा है। अब ये परेशानी कैसी है, किस वजह से, इन तमाम चीजों को लेकर आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, महाराष्ट्र की गूंज बिहार में सुनाई दे रही है और नीतीश कुमार के माथे पर शिकन है, वो जो फॉर्मूला निकाला गया है उसको लेकर बताइए खुल के जरा, क्या है बात? यकीनन जो फॉर्मूला है महाराष्ट्र का और जिस तरह से वो सामने आ गया है, हालांकि औपचारिक घोषणा भी होनी बाकी है, तो उसको देखने के बाद तो किसी भी गठबंधन सहयोगियों को तनाव हो जाएगा। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 एनडीए के लिए। तो लोगों को उस वक्त प्रश्न दिमाग में ये आया था कि मात्र 30 सीटें क्यों एनडीए सहयोगियों के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि एनडीए सहयोगी तो बड़े बड़े हैं। 16 सीटों को लेकर के तो जेडीयू ही है, उसके अलावा 13 सीटों पर शिंदे जी हैं, तो यही दोनों मिलाकर के करीब करीब 30 हो जाते हैं। बाकियों का क्या होगा? अब जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला सामने आया है, उसके बाद बहुत स्पष्ट हो गया है कि आखिर प्रधानमंत्री ने वो बात कही थी तो क्यों कही थी। दरअसल ये इस बार तय कर दिया गया है कि सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी उस तरह से लिबरली सीट नहीं बांटेगी और सहयोगियों को इस बार बहुत निराशा होने वाली है। महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वो पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के आधे आधे पर चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है जिससे परेशानी हो रही है, और इससे क्या सब नीतीश कुमार परेशान है या फिर महाराष्ट्र में जो सहयोगी है उनको भी परेशानी है? देखिए, चूंकि महाराष्ट्र वाले परेशान हैं तो जाहिर है कि उससे बाकी के तमाम गठबंधन सहयोगी और सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार का परेशान होना, महाराष्ट्र के बाद वो सबसे बड़े सहयोगी, तो लाजमी है। और जो फॉर्मूला है आप पूछ रहे हैं, वो है 2:1 का, और इसमें 1 जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 2 है। अच्छा। यानी कि 48 सीट महाराष्ट्र में है और उन 48 सीटों को इस तरह से बांटा गया है कि फॉर्मूला 2:1 का निकल गया है, यानी कि 32 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 32 भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और बच गए 16, और उन 16 सीटों में ही अजित पवार की एनसीपी और आज की तारीख में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब, जिनकी रियल शिवसेना है, चुनाव आयोग ने कहा है रियल शिवसेना उनकी है, रियल एनसीपी अजित पवार की है, इन दोनों को मात्र 16 सीटें। और अगर इसमें मान लीजिए किसी को वो जोड़ना चाहते हैं, लोकल एक आध होता है ना, स्थानीय पार्टियों के अपने कुछ स्थानीय मित्र होते हैं, तो इनको अपने में से ही आप दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी 32 बहुत दबाव में लिए जाने के बाद 32 पे आई है, वरना वो 34 या 35 लड़ना चाह रही थी। तो आप ये समझ लें कि 48 में 32 सीटें वो लड़ रही है। 2/3 का फॉर्मूला हो गया है। 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 11 सीटें शिंदे साहब, मुख्यमंत्री शिंदे साहब की 11 सीटें, और अजीत पवार की एनसीपी को 5 सीटें, 11 5 16 और इधर 32। अब दिक्कत यहां पे है, और अजीब ये लग रहा है कि शिंदे साहब के पास आज की तारीख में 13 सांसद हैं। अगर उन्हें 10 या 11 मिल रहे हैं तो किस 2-3 सांसद की टिकट वो काटने जा रहे हैं?
दूसरों को देने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर सिटिंग के लोगों को भी देते हैं, जो मौजूदा सांसद हैं उनको भी अगर वो टिकटें देते हैं, तो भी सबों को नहीं दे पाएंगे। और नए लोगों को जोड़ने की बात और नए जातीय समीकरण बनाने की बात, वो सब तो भूल ही जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने इस चतुराई से सीट बंटवारा किया और उफ तक नहीं कर पाए। मांगी कितनी थी? मांगी कितनी थी शिंदे जी ने? मांगी थी उन्होंने 23 सीटें, और कहा था कि देखिए, जितनी सीटें आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे को दी थी उस जमाने में, जब शिवसेना अनडिवाइडेड हुआ करती थी, एक हुआ करती थी, हम तो उतने के ही हकदार हैं। और दिया कितना? आधी, 11, ऑलमोस्ट आधी कर दी। और उसी प्रकार अजीत पवार ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि जो पवार साहब लड़ा करते थे, हम तो उतनी ही लड़ेंगे और कम से कम हमें सीट मिलनी चाहिए 12। वो देखिए टिका दिया उनको 4-5 पे। तो और सब के सब खामोश हैं, एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आपको लेना है। और आज की तारीख में सीट बंटवारा एमबीए वालों का तो हुआ नहीं है, वो मजे लेते नजर आ रहे हैं। नाना पटोले अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि इनकी हालत क्या हो गई होगी आज की तारीख में, जबकि कल्पना थी कि भाई 22 लेंगे मिला 11, कल्पना थी 12 लेंगे मिल गया 5। तो ऐसे में स्थिति क्या हो गई अजीत पवार की, क्या हो गई शिंदे साहब की मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला जाहिर है कि एक मैसेज बिहार तक लेकर के गया होगा। बिहार की बात करें उससे पहले महाराष्ट्र में थोड़ी बात ये भी कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री बन गए शिंदे साहब, सीट शेयरिंग में उन्हें वो नहीं मिल रहा है जो कहा जा रहा है, यानी कि उनके जो आगामी भविष्य है वो भी खतरे में है, क्योंकि जब उनको अभी से दबा लिया गया है तो आने वाले समय में फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उनको डिप्टी बनना पड़ा शिंदे जी के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं जो आपसी तनाव जो स्थानीय तौर पर है वो भी है। आपका यह आकलन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। अब ये बात मुंह छुपाने के लिए कही जा रही है या ये सचमुच में आश्वासन है, अभी फिलहाल पता नहीं है। लेकिन एक स्वाभाविक प्रश्न आया कि भाई इतनी कम सीटें आपको मिलेंगी, इतनी कम सीटें पे आप मान गए। वहां के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो लोकसभा की बात है, अभी जो विधानसभा सीट बटेगा अभी तो वो बटा है नहीं, क्योंकि चुनाव जो है वो आगे है, साथ तो हो नहीं रहे। उसमें हमें कॉम्पनसेट किया जाएगा, हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी, हम राज्य की पार्टी हैं, राज्य में हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी। पर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत दिनों से कल्पना है, उनकी एक मंशा है कि वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए। और 2014 मत भूलिए, वो ऐसा चुनाव था, अकेले लड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी और बहुत अच्छा कर चुकी है। तो शिवसेना और उद्धव के जमाने में, मतलब जब शिवसेना एक थी, पहली गलती तभी हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का एहसास हो गया कि वो जूनियर पार्टनर नहीं है, वो बराबर की पार्टनर भी नहीं है, वो सीनियर पार्टनर है। 2014 में ही वो 105 सीटें लेकर आ गई थी, अकेले दम लड़ करके भी, और मात्र 30-35 सीटों से वो बहुमत से पीछे थी। और अब जबकि उसे लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार हर जगह है और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन डबल इंजन का ड्राइवर जो है वो कोई और है, तो फिर बात नहीं बन रही है। तो ऐसे में यह आश्वासन कितना ग्राउंड होल्ड करता है? यह आश्वासन या आपको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा विधानसभा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है इसमें। और जिस तरह से लोकसभा में सीटें चढ़ करके ली गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये जो दोनों इंडिया गठबंधन की पार्टियों को तोड़ करके इस तरफ आए हैं, जाहिर है कि इनको बहुत आसानी से, अब लौटने का तो है नहीं कोई चांस, तो बहुत आसानी से इनको मनमाफिक सीटें विधानसभा चुनाव में भी मिलने जा रही है, इसकी संभावना बहुत कम है। और यही बात लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए लागू होती है बिहार में भी, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो चाह रहे हैं कि साथ ही में हो जाए, लेकिन अब पता नहीं क्या होता है। साथ में तो नहीं, लेकिन अगले साल तो होने ही है वहां भी, अगले साल वहां होना है। हो सकता है कि एक डील ये हो कि महाराष्ट्र के साथ करा देंगे आपका,
हरियाणा के साथ करा देंगे, झारखंड के साथ करा देंगे, यही 3 राज्य होने हैं इस बार। तो अभी ना करा के 2-4 महीने बाद करा देंगे। लेकिन स्थिति तो वही वाली, दबा देने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अब उन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया है महाराष्ट्र में, आखिर वो फॉर्मूला बिहार में वो क्यों नहीं अपनाएंगे? बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इंजन का ड्राइवर जो है वो बीजेपी का नहीं है। और उनकी कोशिश यही है कि हर जगह जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां ड्राइवर भी बीजेपी का होना चाहिए। तो नीतीश बाबू के लिए तो कई समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री का पद है जिसको वो चाह रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए दुरुस्त हो जाए, हमारी सीट संख्या बढ़ जाए विधानसभा में, और उसके लिए वो चुनाव में जाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने लालू जी से कहा कि चुनाव में चलिए। खबर यही है कि लालू जी ने मना किया, तो फिर वो आ गए मोदी जी के पास, नड्डा जी के पास, अमित शाह के पास। और अमित शाह जी और नड्डा जी और मोदी जी ने उनको जो भी आश्वासन दिया हो वो आकार लेता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहला तो साइमल्टेनियस पोल हुआ नहीं, 7 चुनाव होने की गुंजाइश तो कभी हुई नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ महीनों बाद भी होता है तो ये लोकसभा जो चुनाव है इसमें 16 सांसद हैं। शिंदे साहब से ज्यादा सांसद हैं आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी के। तो नीतीश जी क्या करने वाले हैं इन 16 सांसद का? क्योंकि 40 सीटें हैं, वो संख्या तो बढ़नी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 17 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अग्रेसिव होकर 25 से 32 पे पहुंच गई, तो उसे याद ये भी होगा कि 2014 में उसने 22 सीटें जीती थी, 22, और 2019 में नीतीश जी को एकोमोडेट करने के लिए वो 22 से 17 पे आ गई थी। अपने 5 सांसदों को उसने टिकट काट लिया था और 17-17 दोनों लड़े थे। 6 उन्होंने रामविलास पासवान उस वक्त जीवित थे उनकी पार्टी को दी थी। आज चिराग पासवान जाहिर है वही दावा कर रहे हैं। तो 6 उनको दी गई थी और इस तरह से फॉर्मूला हुआ था। अब फॉर्मूला महाराष्ट्र वाला यहां लगाते हैं और हमारी जानकारी ये है कि यकीनन यहां पर वही फॉर्मूला लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बहुत अग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़े, क्योंकि उसे पता है कि जो वोट जनता दल यूनाइटेड के है उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ मिला है, अति पिछड़ा। और क्यों न मिले, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ साथ पिछले 18 सालों में कई दफे वोट किए हैं। नीतीश जी ने ही खुद अपने समर्थकों को बोला है कि बीजेपी को वोट करिए। अचानक से वो चले जाते हैं आरजेडी की तरफ, लेकिन लोकसभा लड़ने इधर आ जाते हैं। तो लोकसभा में तो उन्होंने कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है कि नीतीश जी रहें या नीतीश जी फिर से चले जाए, इनका वोट बैंक का एक बड़ा भाग हमारे साथ है ईबीसी का, इसीलिए हम इनको कंडीशंस दे सकते हैं। और माना यही जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों के आसपास लड़ना चाहती है बिहार में। 17 से 24 इट्स अ क्लाइंब अप। 24 वो हो सकता है कि 23 पे लड़े, पर कहते हैं लोग कि 22 से नीचे तो वो कतई नहीं आने वाली है। तो 22, 23, 24, अगर 24 होता है तो मात्र 16 सीटें बचती हैं उधर, और 16 ही तो सांसद हैं नीतीश जी के। तो फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उनका क्या होगा? तो सुना ये जा रहा है कि कल्पना ये है कि बाकी के 16 में सारे आएंगे। ये स्थिति तो सही में परेशान करने वाली है। ये अगर ऐसी बात सामने आती है, जाहिर है इसमें तो बड़ा शेयर जो होगा वो नीतीश जी का होगा। बड़ा शेयर नीतीश, लेकिन बड़ा होकर भी कितना बड़ा होगा? लेकिन वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि 16 तो उन्हें खुद के लिए चाहिए। उनके तरफ से लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कि जी हमारी ये लिस्ट है, हमारी ये लिस्ट है। लिस्ट तो ले लिया जा रहा है, पर जज की तरफ फैसला सुनाया जा रहा है। और ये जज की तरफ जो फैसला सुनाया जा रहा है ये बहुत आसान चीज नहीं है। तो मुझे यही लगता है, अब देखिए जो वोट बैंक है चिराग पासवान का, उस वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट पकड़ नहीं है। तो चिराग पासवान की बातें जो है वो सुनने के लिए वो जो पासवान समाज है वो एक तरह से पूरी आस्था अपने ही नेता में रखता है। तो अति पिछड़ा में बहुत से लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी में आस्था रखने लगे हैं। तो ये एक अंतर है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर विकेट देता है चिराग पासवान को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा
और जीतन राम मांझी एक एक सीट से ज्यादा कि न उनको शायद उम्मीद होगी न मिलेगी, तो 2 सीट उधर चली जाती है, तो बची हुई मान लीजिए कि 14 सीट या 16 सीट जो होती है उसमें ही चिराग पासवान एडजस्ट और होंगे। नीतीश जी को एडजस्ट होना है। और दोनों को, और इस टाइम पे दोनों जो है एक दूसरे के, चिराग 6 मांग रहे हैं, और अगर वो 6 मांग रहे हैं तो क्या 10 बचे, मात्र 10 पे नीतीश जी, कहाँ 16 जीती हुई है, कहाँ 10 मिलेगी। और उससे पहले जाइए तो और भी बड़ा आंकड़ा है 23 वाला, और भी तो ह्यूज, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब सवाल यहाँ यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही वो करेगी, ये नजीर पेश करना शुरू कर दिया है। अच्छा, जैसे क्या जेडीएस कर्नाटक में आपने देखा उनके साथ गठबंधन है, मात्र 3 सीटें जेडीएस को, हासन की, मांड्या की और एक और सीट चामराजपेट। उन्होंने तय कर दिया कि साहब ऐसा है कि इतना ही सीटें आपको हम दे सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि 28 सीटें हैं वहां, और उसमें से मात्र 3 सीट, क्या गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन कर लिया देवेगौड़ा जी की पार्टी ने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि हम अगर कम सीट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ आवाज उठ सकती है, हमको लेकर कुछ बगावत टाइप की हो सकती है। तो क्या कंपनसेट करने के लिए दूसरे राज्यों में क्या कुछ सीटें देकर बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है? ये एक फॉर्मूला रह सकता है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ये शुरुआत में सोचा गया था, पर उसकी संभावना को निरस्त कर दिया गया है, और अपने ही राज्यों में लड़ना है और सीमित तरीके से लड़ना है। आप ये सोचिए कि जिनको अपने राज्य में पूरी नहीं दी जा रही है, तो फिर वो दूसरे राज्यों में कहां देंगे नीतीश बाबू को। और आप देखिए कि कर्नाटक में जैसे उन्होंने कर दिया, मात्र 3 सीटों पर समेट दिया जेडीएस को। उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में अब ये भी अभी तक फाइनल औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन बात हो गई है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं। 21 में प्रमुख विपक्षी दल कौन? भारतीय जनता पार्टी। सत्ता में बीजू जनता दल। कल तक जो प्रमुख विपक्षी दल था बीजू जनता दल का, आज वो प्रमुख सहयोगी दल हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच सीट का जो डिवीजन हुआ है, वहां 21 सीटों में 14 पर लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, और मात्र 7 सीटों पर बीजू जनता दल। तो ये देखिए, चाहे वो बात उड़ीसा की हो, कर्नाटक की हो, महाराष्ट्र की हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिव तरीके से कि हम ज्यादा पर लड़ेंगे, हम लड़ेंगे ताकि हमारा आंकड़ा जो है बढ़ा रहे। हमारे पास मोदी की गारंटी है, हमारी जो सीटें हैं, मतलब जीत की सीटें हैं, अगर हम जीत रहे हैं तो फिर हम आपको क्यों दें? क्योंकि हो सकता है कि आप भाग जाए। आप याद करें, आप करें, बार बार बज रहा है, आप याद करें पिछली दफा जब वो जीते थे तो वो भाग गए। जब वो भाग गए नीतीश बाबू, तो ये कंसिडरेशन जो है, ये कंसिडरेशन आने लग गया भारतीय जनता पार्टी के भीतर। साहब, ये जितवाने का फायदा क्या हुआ? ये तो चले गए, छोड़ के हमें चले गए, तो फायदा क्या है? वही हाल हो गया वहां महाराष्ट्र में कि शिवसेना को हमने सपोर्ट किया जीतने में, और देखिए शिवसेना चली गई। फायदा क्या है इनको जिताने का? तो ऐसा लगता है कि बहुत गहन विचार मंथन हुआ है, और लोकसभा में हम आपकी नहीं सुनेंगे। आपका हम सहयोग लेंगे, आप हमारे सहयोगी रहिए, पर सीटें क्या होगा हम प्रिंसिपल की तरह ये तय कर देंगे। याद बहुत आएंगी नीतीश कुमार को अपनी इंडिया गठबंधन की बातें, क्योंकि वहां तो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आ गए थे। अखिलेश जी ने कितनी बार कह दिया। और जी हाँ, देखिए अखिलेश जी हमारे यहाँ कार्यक्रम में भी आए और उन्होंने कह दिया कि हम तुमको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो सीटों के लाले पड़ रहे हैं। और इसके बाद मुझे तो बात यही रुकती हुई नजर नहीं आती है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव भी जब होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, क्या वो शिंदे साहब को वहां चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेगी? क्या वो नीतीश जी को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेगी? क्या वो अपने लोगों को प्रोजेक्ट नहीं करेगी? ये
हो सकता है कर दे, हो सकता है नहीं करे। और ज्यादा उम्मीद अगर मानिए तो वो ये समझ रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि हमारे लोग, क्योंकि विधानसभा से संसद के जो उच्च सदन है उसका भी सिस्टम बैठता है राज्यसभा का, जाहिर है, तो राज्यसभा में तो बहुमत चाहिए और तो उसके लिए विधायक चाहिए। हाँ, बराबर बराबर का बहुमत हाँ। है, थोड़ा सा सही बहुमत बन रहा है, हाँ। उसमें भी बीजेडी का सहयोग लेना पड़ता है। अभी 97 सीट है, 118 चाहिए, तो मिला जुला के तो हो जाता तो है। राज्यों में भी खेल करना ही पड़ेगा। राज्यों में खेल करेंगे ही वो, और ऐसे में जाहिर है कि थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक उनको लग रहा होगा कि इंडिया गठबंधन में मिल जाता। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि ये लोग भी मान लेंगे, और मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं शिंदे जी, क्यों मान रहे हैं अजित पवार? मान इसलिए रहे हैं कि एक परसेप्शन इन लोगों को ये लग रहा है कि हम ये सीटें जीत जाएंगे, बीजेपी के रहते हुए ये जीत जाएंगे। पर मसला वहां नहीं है, आप जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे ये तो नतीजे बताएंगे। अभी जो असंतोष होगा, जो असंतोष होगा पार्टी में, पार्टी के भीतर, आप उसको कैसे संभालेंगे? कोई सिटिंग एमपी, उसको बुला के आपको कहना पड़ेगा कि तुम्हें इस बार नहीं दे रहे हैं सीट, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ, आप नहीं लड़ सकते हैं इस बार चुनाव। तो और किसका काटेंगे? प्रश्न तो ये है ना, शिंदे साहब आखिर किसका काटेंगे? अजित पवार किसका काटेंगे आखिर? वो, और ये काटना जो है राजनीति में वो भागी हो जाए और आपको भी नुकसान पहुंचाने लग जाए, यही होता ही है, कई बार देखा गया है। देखिए, सांसद एक बहुत ही मजबूत और बड़ा आदमी होता है। अब निर्दलीय खड़े हो जाएंगे तो आपकी तो लंका लगा देंगे। वो तो फिर उसके अपने जो वोट्स होते हैं वो लेकर के वो इंश्योर कर देगा कि आपका विरोधी जीत जाए। फिर तो ट्रायंगल दिक्कत कर देगा अपोजिशन को, इंडिया गठबंधन को। जाहिर है कि वो इंडिया गठबंधन को फायदे में मामला चला जाएगा। अगर जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ट्रायंगल बनता था तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा। ये करने की स्थिति में नीतीश जी या शिंदे साहब नहीं हो सकते हैं। ये जिनका टिकट कटेगा वो करेंगे, और ऐसे में रिजल्ट बहुत माकूल शायद ही आए। लेकिन ये जरूर है कि एक अग्रेसिव, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग में गई है, और उसका एक हमें तस्वीर महाराष्ट्र में दिख गया है, और बिहार की तस्वीर बहुत अलग होगी ऐसा नहीं है। वहां भी सहयोगियों को पहले की अपेक्षा कम सीटों से संतोष करना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए 88 सीटों का सवाल है दोनों ही राज्यों में, क्योंकि एक में 40 है और एक में 48 सीटें। लगभग 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी सहयोगियों के लिए है। अब सहयोगी कितना संतुष्ट होते हैं या फिर असंतुष्ट होते हैं, उनकी भावना बाहर निकल कर आती है या नहीं आती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति जो है वो कुछ ऐसी बनी हुई है। आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार को चिंतित होना चाहिए? क्या उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए? अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो शायद फायदे में रहते। क्या ऐसा ही शिंदे साहब को लग रहा होगा, अजित पवार साहब को लग रहा होगा? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।